ट्रूथ होगा। देखिए ध्यान दीजिए, मेकिंग अ सोशलिस्ट पार्टी या सोसाइटी। देखिए ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड द बैंक्स नेशनलाइज्ड। मतलब जब आंतरिक कलह हो रहा था रसिया में, जो युद्ध हो रहा था एक तरीके से, सिविल वॉर जो हो रहा था, तो उस समय जो सबसे बड़ा पार्टी उस समय जो सरकार रन कर रही थी, जो बोल्शेविक था, वो धीरे धीरे इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज कर चुका था, राष्ट्रीयकरण कर चुका था। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टीवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। मतलब वो छोटे किसान को ये मतलब ऑर्डर दे दिया था कि तुम्हें जो भी लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब तुम्हें जो भी लैंड वगैरह दिया गया है उसमें तुम अपना खेती बाड़ी वगैरह जो है वो कर सकते हो। दे बोल्शेविक यूज्ड कन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। मतलब बोल्शेविक जो था वो कन्फिस्केटेड लैंड, मतलब जो जबरन हत्याया हुआ जो लैंड वगैरह था, उसमें भी पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किस तरीके से कलेक्टिव वर्क किया। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक बार लैंड वगैरह देने के बाद फिर से उसी लैंड में खेती बाड़ी करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कल बताए थे कि लैंड को किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब ये बोला जा रहा है कि उसके सरकार में सारे रूप को, मतलब सारे चीजों को सही तरीके से चलाने के लिए एक अच्छा गवर्नमेंट फॉर्म किया गया। ऑफिशियल असेस हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क। मतलब कि तो जो भी सरकार के आदमी थे वो पीजेंट्स वगैरह को ये और भी सारे लोगों को या बैंक इंडस्ट्री वगैरह के वर्कर्स वगैरह को ये बता रहे थे कि किस तरीके से हम लोग एक इकोनॉमी को रन कर सकते हैं। मतलब एक अच्छे तरीके से हम लोग आर्थिक स्थिति जो देश का रसिया का है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि उस समय यूएसए के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम था। रसिया जो था वो इकोनॉमिक में बहुत ही कमजोर था। एंड सेट टारगेट्स ऑफ फॉर अ 5 ईयर पीरियड। और वो लोग एक तरीके से 5 साल का प्लान लेके चलने लगा। मतलब कि तो इकोनॉमी को किस तरीके से ग्रोथ करना है वो उसी पे वो लोग हर एक 5 साल का एक प्लान लेके चला कि 5 साल में हम लोगों को इतना से मतलब ये से ये तक करना है। On this basis, they made 5-year plans. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plans. मतलब सरकार के द्वारा हर एक चीजों का प्राइसेस को फिक्स किया गया ताकि सही तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। मतलब इंडस्ट्री वगैरह में कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह अगर प्रोड्यूस हो रहा है उसका एक अच्छा प्राइस जो है वो लगा सके। फर्स्ट 2 प्लान्स जैसे दिया हुआ है कि 2 प्लान को लागू किया गया था 1927 से 1932 तक, मतलब 5 साल का प्लान रहता था। उसी तरीके से अभी भारत में भी 5 ईयर्स प्लान वगैरह जो वो लागू हुआ। उसके बाद दिया हुआ है 1933 से 1938। ये पहला 2 टर्म का प्लान था जो कि 5 साल और 5 साल तक चला था। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब एक तरीके से सेंट्रलाइज जो एक सरकार थी वो यही चाहती थी किसी भी तरीके से जो आर्थिक स्थिति हो वो बेहतर हो सके। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 एंड 1933। मतलब इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन वगैरह था वो स्वाभाविक था कि बढ़ चुका था उस समय बाय द 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। मतलब अगर हम लोग तीन इंडस्ट्री का बात करें 1929 से 1933 के दौरान में ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ आया था। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। मतलब नया नया फैक्ट्री जो था वो रसिया शहर में लगना स्टार्ट हो गया था। However, रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इतना ज्यादा ग्रोथ होने के बावजूद भी जो वर्कर्स लोग थे उनका जो कंडीशंस था वो अभी भी बेहतर नहीं हो पाया था। इन द सिटी ऑफ द मैग्नीटोगोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन द 3 ईयर। मतलब एक शहर है जिसका वहां पे नाम दिया गया। उस शहर में इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने, स्टील इंडस्ट्री लगाने में ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 3 साल लगा था। वर्कर्स लिव हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ द वर्कर्स इन द फर्स्ट ईयर अलोन। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फैक्ट्री तो लगा दिया गया लेकिन वर्कर्स लोग जो था वो उतना ज्यादा सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। जैसे एक साल में ही ये देखा गया है कि 550 बार वर्कर जो था वो अनशन पे चले जाता था। मतलब एक दिन काम किया फिर चल गया स्ट्राइक पे, या वो लोगों को सही तरीके से काम करने का नहीं बताया जा रहा था या सुविधा जो था वो नहीं दिया जा रहा था, इसलिए वो लोग रोक देता था। सिर्फ एक साल का ही डाटा दिया हुआ है। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्रीज बिलो पीपल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। मतलब ये बोला जा रहा है कि रहने के लिए भी जो जगह दिया गया था वो लोगों को कि वर्कर्स लोग रहे, तो वहां पे भी जो क्या बोल सकते हैं टेम्परेचर जो था वो 40 डिग्री से क्या था कम था। और वो लोगों को 4th फ्लोर पे रहना पड़ता था। वहां से अगर पेशाब वगैरह भी, टॉयलेट वगैरह भी जाना है तो वो पूरा नीचे आना पड़ता था, समझे, वो भी 40 डिग्री से नीचे तक टेम्परेचर में। तो ये एक तरीके से असाधारण चीज था वो लोगों के लिए। मतलब जो फ्लोर वगैरह था वहां पे कोई बाथरूम वगैरह को नहीं दिया गया था। अगर बाथरूम वगैरह करना है तो आपको 4th फ्लोर नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा। हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड द डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। मतलब आपको
आपको सड़क की तरफ और बढ़ना पड़ेगा आपको टॉयलेट जाने के लिए। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड द पीजन्स टू इंटर यूनिवर्सिटीज। मतलब कुछ चीज सही था तो कुछ चीज गलत भी था एक तरीके से। जैसे दिया हुआ है कि एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, मतलब स्कूल्स वगैरह को खोला गया ताकि वर्कर्स वगैरह के जो बच्चे हैं वो वहां जाके पढ़ सके। एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजन्स टू इंटर यूनिवर्सिटीज, मतलब यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो पीजन्स के जो बच्चे वगैरह है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। क्रेचेज वेर एस्टेब्लिश इन द फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वुमेन वर्कर्स। क्रेचेज मतलब होता है जो फैक्ट्रीज वगैरह में जिसके मतलब जो वर्कर्स को बच्चा वगैरह है ना, तो अगर वो काम कर रही है तो क्रेचेज में डाल दे। क्रेचेज मतलब होता है जहाँ पे बच्चा वगैरह को रखा जाता है दूध वगैरह पिलाने के लिए, या वो झूलना वगैरह रहता है इसमें रहा वो सब। तो फैक्ट्री वगैरह में वैसा भी एरिया बनाया गया था कि अगर कोई वर्कर्स को बाल बच्चा है तो वहां पे वो बच्चे को रख सकती है, जो कि सिक्योर रहेगा और अपना काम जो है वो कर सकती है। क्रेचेज उसी कहा जा रहा है। इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वुमेन वर्कर्स चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, मतलब सस्ता जो बोल सकते हैं दवाई वगैरह जो था वो अवेलेबल करवाया गया था। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर द वर्कर्स, मतलब नया नया बिल्डिंग्स को भी बनाया गया था ताकि सही तरीके से वर्कर्स लोग अपना जीवन यापन कर सके। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इसका जो प्रभाव था वो थोड़ा दिन तक तो चला, लेकिन उसके बाद फिर वो खत्म हो गया, क्योंकि सरकार के पास भी पैसा वगैरह उतना ज्यादा नहीं था और रिसोर्सेज जो था वो लिमिटेड था, समझे। उतना ज्यादा खर्चा जो था वो सरकार नहीं कर पा रही थी। वगैरह में देखिए स्कूल्स वगैरह खोला गया सोवियत यूनियन में, उसके बाद फैक्ट्री वगैरह में डाइनिंग हॉल है। यह खत्म हुआ। अब देखिए स्टेलिज्म एंड द कलेक्टिविज्म, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि स्टेलिन एक व्यक्ति का नाम है जो कि उस समय लेनिन के मृत्यु के बाद, मतलब जब लेनिन मर चुका था या मारा जा चुका था या मर गया, तो उसके बाद स्टेलिन जो था वो अपना राज करता है, इसलिए इस समय को स्टेलिज्म कहा जा रहा है। और उसके बाद वहाँ पे कलेक्टिविज्म भी कहा जा रहा है, समझे। दोनों टर्म को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिविज्म ऑफ द एग्रीकल्चर। मतलब पहले से जो प्लान्ड इकोनॉमी था, जो आर्थिक जो मदद वो लोग चाहता था कि किसी भी तरीके से रसिया में हो सके, वो आगे जाके रसिया के लिए साबित हो गया, क्योंकि यहाँ पे और वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में। बाय 1927 एंड 1928 द टाउन्स इन द सोवियत रसिया वर फेसिंग एन acute problems with the grain supply, मतलब ऑलमोस्ट 1927 से 1928 में रसिया जो था वो पूरी तरीके से अकाली था, अकाल था ग्रेन्स वगैरह का, अनाज वगैरह का, समझे। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट व्हिच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड बट द पीजन्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइसेस। मतलब यहाँ पे स्टर्लिन के द्वारा जो उस समय सरकार में आया था, फोटो वहाँ पे दिया हुआ है, वो जो था सरकार का प्राइसेस को फिक्स किया गया कि किसान लोग को ये बोला कि आपको ग्रेन जो है मेरे द्वारा जो फिक्स प्राइस है उसी पे आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन जो किसान थे वो उसके प्राइसेस पे नहीं बेचना चाहते थे, क्योंकि वो प्राइसेस जो था बहुत ही कम था, समझे, लो था। स्टेलिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द लेनिन, बोला जा रहा है वहाँ पे लेनिन के मरने के बाद स्टेलिन ही पार्टी को चला रहा था। इंट्रोड्यूस हॉट इमरजेंसी मेजर्स, तो बहुत सारा ऐसा चीज को लागू किया गया जो उसके काल में नहीं था, लेनिन के काल में या लेनिन के समय में नहीं था। He believed that the rich peasants and the traders in the countryside were holding stocks in the hope of high prices। मतलब स्टेलिन का ये मानना था कि ग्रेन वगैरह इसलिए यहाँ पे कम हो चुका है, मतलब कि तो इतना ज्यादा अकाली है क्योंकि उसको लग रहा था कि जो बड़े किसान है ना, ये जो गांव वगैरह में कंट्री साइड में जो पीजेंट्स वगैरह है, छोटा किसान है, वो लोग जो है अनाज को दबा के रखा हुआ है और वो लोग जो हाई प्राइसेस होगा उसके आने का इंतजार कर रहा है, और तब जाके वो अपने सामान को क्या करेगा, बेचेगा। जैसे प्याज वगैरह का दाम देखते हैं अचानक से क्या होता है, राइज हो जाता है, तो पता चल जाता है कि जो स्टॉक वगैरह है वो क्या करके रखा गया, मतलब रोक के रखा गया। यहाँ पे भी स्टेलिन को यही लग रहा था कि पीजेंट्स वगैरह है, जो छोटा किसान है और जो बड़े लोग हैं, ट्रेडर्स लोग हैं, जो खरीद बिक्री का काम करते हैं, वो लोग सामान को बचा के रखे हुए। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कंफ्यूजन, मतलब कि तो ये एक तरीके से स्पेकुलेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, संदेह था उसको, और संदेह के पे ही वो गया और जितना भी जिसके पास भी वो अनाउंस भी कर दिया था कि अगर जिसके पास भी ग्रेन्स वगैरह पकड़ाएगा उसको
अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर जमा करके ये स्टॉक करके रखा है ग्रेन्स वगैरह को, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टॉर्चर टुवर्ड द पानी पियो रे कैसा दोस्त दोनों तरफ बैठा देख रहा कब रुकेगा। हाँ वही दोस्त कब मर जाता है देंगे पानी। आप बोलने दो तो मर जाएगी तब तो जल्दी दो। वो सब भी हमें सब सोच करते हैं कुछ दोस्त ये सब सुबह सुबह ना 3-4 रोटी कुछ लेता। आपका वीडियो बन रहा है हमने की आप बढ़िया बैठिए कैमरा घूम गया कैमरा घूम गया तब ये जमा कर रहा तब ये तो बड़ी हम लोग अब टेस्ट नहीं आया हाथ जो है हम ऐसे आज किसका जनता है कौन है हाथ बैठो ना हमने मारा के मारा हमें केस टिक ना फेर आपका दया चार खा लेगी काय तो संहार हो जाएगा चार। देखिए जल्दी इन 1928 पार्टी मेंबर्स टुवर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया सुपरवाइजिंग इनफोर्स ग्रेन कलेक्शंस। मतलब कि तो 1928 में स्टालिन का जो लोग सब था वो पूरा गांव में टूर कर रहा था, घर घर चेक कर रहा था, रेड कर रहा था कि किसके पास ग्रेन्स वगैरह है। अगर किसी के पास ग्रेन्स वगैरह रहता भी था तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था और ग्रेन्स वगैरह को पूरी तरीके से जब्त कर लिया जाता था। ग्रेन्स कलेक्शंस एंड रेडिंग इन द पुलअप्स द नेम फॉर द वेल टू डू पीजन। मतलब यहाँ पे ये पुलअप जो है वैसे किसान को बोला गया है जो छोटा मोटा मतलब मिडिल क्लास फैमिली सॉरी किसान है जो कि कुछ अनाज जो है वो अपने लिए पैदा करता है खाने के लिए और कुछ जो अनाज है वो दूसरों के लिए बेचने के लिए। तो वैसे जगह पे ही वैसे किसान के घर में भी रेड किया जा रहा था जिसको यहाँ पे पुलअप्स बोला जा रहा है। एज शॉर्टेज कंटिन्यू द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिव फार्मिंग। मतलब रेड वगैरह करने के बाद भी जब भी मतलब अकाली एक तरीके से कंटिन्यू ही रहा, मतलब कंडीशन सही नहीं हुआ, तब जाके वहाँ पे आइडिया आता है कलेक्टिविज्म का, जो कि वहाँ पे टॉपिक में दिया होता है। एक स्टेरिलाइजेशन है जो उसका दौर है, समझे। और कलेक्टिविज्म मतलब ये हुआ कि लैंड वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था पहले, क्या कि हर एक फीचर्स को क्या कर दिया गया, लैंड वगैरह जो था वो दे दिया था, लो लैंड और उसको खेती बाड़ी करना है। तो जब स्टालिन को ये लग गया कि अभी भी ग्रेन्स वगैरह का मतलब शॉर्टेज जो है वो कम नहीं हो रहा है, तब वो सारे किसान को कह दिया कि तुम लोगों को एक साथ ही खेत को मिला देना। मतलब जैसे यहाँ 10 आदमी है तो 10 आदमी का खेत क्या होगा, अलग अलग होगा ना। अलग अलग खेत कैसे होता है, वो बीच में आड़ दिया जाता है ना। तो उसका कहना था कि पूरा आड़ उनको खत्म करके पूरा एक समान कर दे खेत को और तब जाके उसमें खेती बाड़ी करेंगे। तो हो सकता है कि सारे लोग अगर पूरा एक समान खेत में अगर काम करेंगे तो प्रोडक्शन क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन किसान लोग ऐसा नहीं चाहता था। किसान ऐसा इसलिए नहीं चाहता था तो इससे पता ही नहीं चलेगा कि किसका खेत में कितना ज्यादा फसल हुआ और प्रोडक्शन क्या हुआ, क्या फायदा हुआ। बाद में अगर फसल हो भी जाएगा और हम लोग मार्केट में बेचेंगे भी तो किसका कितना ज्यादा मुनाफा बनेगा वो पता ही नहीं चलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि 10 आदमी अगर खेत को पूरी तरीके से मिला दे तो उसमें क्या पता चलेगा किसका खेत में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इट वाज आर्ग्यूड दैट द ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द होल्डिंग। मतलब उसका ये मानना था कि ग्रेन का शॉर्टेज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि खेत वगैरह छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू द पीजर्स। दिस स्मॉल साइज पीजर फार्मर्स कुड नॉट मॉडर्नाइज। मतलब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि 1917 के बाद लैंड वगैरह जो किसको दिया गया था, पीजर्स वगैरह को दे दिया गया था। वो लोग मॉडर्न फार्मिंग नहीं कर सका। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब हुआ कि आधुनिक तरह से वो लोगों के पास फार्मिंग करने के लिए ना तो मशीन वगैरह था और ना ही अलग तरीका था। टू डेवलप मॉडर्न फार्मिंग मतलब कि तो मॉडर्न फार्मिंग को करने के लिए, मॉडर्न फार्मिंग का मतलब क्या हो गया, सारे फार्मिंग वगैरह जब आप कर रहे हैं, खेती बाड़ी आप किस फॉर्म में कर रहे हैं, आधुनिक फॉर्म में कर रहे हैं। मतलब अगर बैल वगैरह से कर रहे थे पहले और किससे आप जोतिएगा, ट्रैक्टर वगैरह या मशीन वगैरह के मदद से। एंड रन थ्रू अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस विद द मशीनरी। मतलब पीजेंट्स वगैरह को बोला गया कि आप अपना लैंड को सिर्फ दे दीजिए और इंडस्ट्री का जो लोग है जिसके पास आधुनिक मशीन वगैरह है वो खेती बाड़ी करना स्टार्ट करेंगे। इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट पुलअप्स। मतलब उसका यही मानना था कि पुलअप्स को एलिमिनेट करना। पुलअप्स भी यहाँ पे उसी लोगों को बोला गया है जो बताएं छोटा मोटा किसान जो एंड टेक ओवर लैंड टेक अवे लैंड फ्रॉम द पीजर। मतलब लेने क्या बोलते हैं, स्टालिन यही चाहता था कि जो छोटा मोटा किसान है वो अपना लैंड दे दे किसको, इंडस्ट्री वाले लोग को। क्योंकि इंडस्ट्री के पास क्या है, मॉडर्नाइज मशीन वगैरह और वो आसानी से अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है और प्रोडक्शन को क्या करेगा, बढ़ा सकता है। स्टेट कंट्रोल लैंड
लार्ज फार्म्स, और मतलब स्टेलिन का यही मानना था कि एक अच्छा सा बड़ा सा हम लोग लैंड फॉर्म को उस समय तब्दील कर सकते हैं ताकि प्रोडक्शन रेट जो हो वो बढ़ सके। What followed was the Stalin's collectivization program. From 1929, the party forced all peasants to cultivate in the collective farming. मतलब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि स्टेलिन का जो कलेक्टिविज्म प्रोग्राम था, जिसमें ऑलमोस्ट 1929 के बाद वो पूरे 1929 के बाद उनका पार्टी का जो भी लोग था वो किसान को फोर्स करने लगा, मतलब जबरदस्ती करने लगा कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कलेक्टिव फार्मिंग ही करना पड़ेगा, जो कि वहां दिया हुआ है कोलोपोज। द बल्क ऑफ द लैंड एंड प्रिविलेज वे ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ द कलेक्टिव फार्म्स। वही बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लैंड को ट्रांसफर कर दिया गया जो कि कलेक्टिव फार्म्स के ओनर्स वगैरह थे, जो बड़े लोग थे उनको, एंड द पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलेक्टिव प्रॉफिट वाज शेयर्ड। मतलब किसान लोग अब सिर्फ और सिर्फ लैंड पे काम कर रहा था, समझे, और जो प्रॉफिट था वो बड़े बड़े किसान में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock। मतलब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि गुस्साए जो किसान लोग थे वो लोग पूरी तरीके से इसका विरोध करने लगे, और वो लोगों का ये मानना था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ खेत में मजदूरी कर रहे हैं और हमें प्रॉफिट वगैरह जो है वो भी नहीं दिया जा रहा है। Between 1929 and 1931, the number of the cattle fell by 1/3 and then who resisted collectivization were severely punished। मतलब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वैसे लोग किसान लोगों का जो गाय माल वगैरह लाइफ स्टॉक जो था वो सब भी ले लिया गया, और अगर अब कोई ना भी करता था उसको पूरी तरीके से पनिश किया जाता था, अरेस्ट किया जाता था। those who resisted collectivization were severely punished। many were deported and exiled। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसको दूसरे देश या दूसरे जगह डिपोर्ट कर दिया गया या एक्साइल कर दिया गया, जो लोग नहीं मानते थे उनका ऑर्डर। एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। मतलब वो लोग का ये मानना था कि ना ही वो लोग अमीर है और ना ही वो लोग सोशलिज्म का खिलाफ है, लेकिन सोशलिज्म के खिलाफ ना होने का मतलब ये नहीं होगा कि हमारा लैंड जो हमें दिया गया था, पीजेंट लोगों को दिया गया था, वो लैंड फिर से जो स्टेलिन है वो वापस उन लोगों से क्या कर दिया, ले लिया, और उसके बाद उस लैंड पे कलेक्टिव फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन द कलेक्टिव फार्मिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। मतलब जो छोटे किसान थे वो लोग नहीं चाहते थे कि हम कलेक्टिव फार्मिंग पे काम करें, समझे। स्टेलिन गवर्नमेंट अलाउ सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट treated such cultivators as the unsympathetically। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि स्टेलिन के द्वारा कुछ किसान को ऑर्डर दिया गया था कि हाँ तुम फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन वो लोगों के साथ भी सही तरीके से व्यवहार वगैरह नहीं किया जाता, बस नाम का हाँ तुम्हारे पास लैंड है, तुम खेती बाड़ी कर सकते हो। इन स्पाइट ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज। मतलब इतना करने के बाद भी, स्टेलिन इतना ज्यादा करने के बाद भी रसिया का जो कंडीशन था वो कभी भी बद से बदतर ही था, मतलब फिर से सुधरा नहीं। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, मतलब इतना ज्यादा कलेक्टिवाइज करने के बावजूद भी प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। In fact, the bad harvest of the 1930 and 1933 led to one of the most devastating famines in the Soviet history when over 4 million people died। मतलब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि नेचर और भी ज्यादा उस समय हावी हो चुका था। मतलब एक तो कंडीशन रशिया में पहले से ही खराब था, और उस साल ही क्या हुआ कि 1930 से लेके 1933 तक, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल तक क्या हुआ कि जो कंडीशंस था वेदर का वो उतना ज्यादा साथ नहीं दिया, और अकाली और भी ज्यादा आ गया। मतलब जो क्रॉप वगैरह था वो और भी ज्यादा बेहतर नहीं हुआ, क्रॉप वगैरह मौसम साथ नहीं दिया। और उसके बाद उस समय सोवियत रशिया में वो इतिहास का सबसे बड़ा एक तरीके से फेमाइन था, समझे, भूखमरी अकाली था, समझे, जिसमें 4 मिलियन लोग जो थे वो मारे जा चुके थे, फेमाइन्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। Many within the party criticized the confusion in the industrial production under the planned economy and the consequences of the collectivization। अब बोला जा रहा है कि सोसाइटी के लोग थे जो पहले से सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, वो अब अपने में कंफ्यूज है कि आखिर हो क्या रहा है। मतलब क्या बोलते, स्टेलिन के द्वारा कोलेक्टिवाइजेशन को जब लागू किया गया तो भी जो स्थिति था वो नहीं सुधरा, और एक तो स्थिति भी नहीं सुधरा, और ऊपर से लोग जो थे वो भी क्या हो गए, नाखुश हो गए उससे। मतलब लोगों का इस चीज को अलग किया गया था ना, तो एक तो जो कंडीशन था, एक हो जाता कि कंडीशन सही हो जाता, चलो लोग उसको सपोर्ट भी करते, लेकिन एक तो वो चीज हुआ भी नहीं जो वो करना चाहता था, प्रोडक्शन बढ़ भी नहीं पाया, उल्टा और तो फेमाइन आ गया, और भी नेचर साथ नहीं दिया, और भी भूखमरी आ गया। दूसरा कि लोग जो पूरी तरीके से कंजूस थे वो विरोध में चले गए। वो लोगों का कहना था कि हम लोग सोशलिज्म के विरोध में नहीं है, लेकिन जो आइडिया है, जो तरीका है सरकार को चलाने का, वो गलत है। स्टेलिन एंड हिज इन्फ्लुएंसर चार्ज दिस सिटीज विद कंस्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। मतलब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वो लोग
जो भी स्टालिन के लोग थे अब जबरदस्ती लोगों को इकट्ठा करने लगे, एक तरीके से अरेस्ट करने लगे। मतलब जो लोग अगर स्टालिन के खिलाफ बोलता उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था, मारपीट किया जाता था उसके साथ। अक्यूजेशन वर मेड थ्रू आउट द कंट्री एंड बाय 1939 ओवर 2 मिलियन पीपल वेयर प्रेजेंट इन और लेबर कैंप। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है एक्यूजेशन मतलब कि तो दोष लगाना किसी पे, एक तरीके से नाम थोपना। अगर इस तरीके से जब हो रहा था रशिया में तो ऑलमोस्ट स्टालिन के लोगों के द्वारा 1939 में 2 मिलियन पीपल को, 2 मिलियन लोगों को अरेस्ट किया गया था, जेल में डाल दिया गया था या लेबर कैंप में भेज दिया गया था। लेबर कैंप मतलब जहाँ पे एक तरीके से शहर के बाहर वाले हिस्से में एक तरीके से कैंप लगाया गया, वहाँ पे वो सरकार का ही काम चलता था। वहाँ पे जाके आपको सिर्फ काम करना, आपको दिहाड़ी मजदूरी वगैरह नहीं मिलेगा, बस खाने के लिए खाना दिया जाएगा। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम बट नो वन स्पोक फॉर हिम। मतलब ज्यादातर जो लोग को अरेस्ट किया गया था वो लोग क्राइम किए भी नहीं थे, सारे लोग दोषी नहीं थे, निर्दोष थे, एक तरीके से इनोसेंट थे। अ लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशन। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को, मतलब ज्यादा नंबर के लोगों को एक तरीके से इकट्ठा भीड़ को ही एक तरीके से जबरदस्ती कन्फेस कराया गया था अंडर टॉर्चर एंड वेर एग्जीक्यूटेड। मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिसको टॉर्चर करते करते मार भी दिया गया था। सेवरल अमंग देम वेर टैलेंटेड प्रोफेशनल। तो इस समय इस दौरान जो अरेस्ट किया गया था या कन्फेशन जो किया गया था, जबरदस्ती जो लिया जा रहा था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग भी जो थे वो या तो मार जा चुके थे या तो वहां से वो लोग भाग गए थे रसिया छोड़ के। वो लोगों को ये लगने लगा कि वो हम लोगों को भी क्या कर देगा, मार देगा। तो जो उसका विरोध कर रहा था उस समय में वो लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। व्हाट वाज द डूमा? आ जाए आप बोलता है डुमा वाज अ पॉलिटिकल पार्टी। चल जा कम्युनिस्ट पार्टी आ नहीं। पूरा सही खा 1000 बार बोले हैं कि डुमा किसको कहते हैं। कान में कुछ ठेपी लेके बैठा होता है यहाँ पे। कैसी Who were Menshevik? Who were Menshevik? Menshevik also a political organization who should be open to all democratic parties, organized parties. दोनों तीनों आया क्या? Name the leader who led procession of the workers to the Winter Palace. आजा तू बोल चश्मा। हाँ? आजा चारों आजा। Name the leaders. हाँ? आने यार स्टार्ट करके बोलते जा रहा है। आगे तक मैं जुड़ पा रहे हैं। आप पहुंच जाइएगा। फोर्स न लगेगा, लग जाएगा। तो मेरा तो एक तो खाली डेमोक्रेटिक के बाद सही होता है, खाली सेट ऑफ गवर्नमेंट ने बोला। दुए लाइन में 5 वर्ड छूट जाता है। Which incident was the immediate cause of 1905 revolution in Russia? Which incident was the immediate cause of 1905 revolution in India? Name the Socialist Party formed in Russia in 1898 on Marx ideas. Name the Socialist Party formed in Russia in 1898 on Marx ideas. बंद करें उसको। What was the demand of the workers of the St. Petersburg in 1904?
Name the countries that formed Allied power in the World War First. France, Italy, जल्दी कॉपी रखिए यार, मक्खी को देना है। उसको लग जाएगा, इधर रखिए। नहीं पागल, उतना मूर्ख थोड़े है। Name the leader who led procession of the workers to the Winter Palace. Name the leader who led procession of workers to the Winter Palace. What was the demand of the workers of the St. Petersburg in 1904? What was the role of the Socialist Revolutionary Party in the 1900 Russia? How did Socialist Party work in monarchy? Take out of monarchy. वो तो खाए ना ये हमको लगेगा अभी दिन खुल रहा है, कभी न पता चल रहा था। Who was Robert Horn? Who were called radicals? What was the thinking of the nationalists regarding existing monarchy? What was the thinking of the nationalists regarding existing monarchy? What was a communist society according to Karl Marx? History पूछ दो। बोलो क्वेश्चन आंसर। What was a communist society according to Karl Marx? Who were Bolsheviks? Who were Bolsheviks? Bolshevik is a political organization led by Lenin in आजा हाथ। रुकिए बताते हैं led by Lenin who's how उसमें who's how to build a cooperative क्या? how a respect society like the Tsarist he believed in socialist concept. What was Petrograd Soviet? Natta. What was Petrograd Soviet? आजा यहाँ। नहीं आता ना? परवीन किया। काहे कोई बोलेगा? बोलो, who was the Prime Minister of Russia during October Revolution? Kerensky. Kerensky. What was the result of February Revolution of 1917 in Russia? तहसील। आजा। आगे करो ना। हमको खाएंगे। इसको लग रहा है दूरी रखेंगे तो प्रेशर कम लगेगा। हटो। What was located on the
रख दीजिए सर, कर लो है। कर लो है। कल याद तो क्या आएगा 25 बार हमको पूरा याद है, 1 से लेकर हमको 25 सर तक। 15 16 याद आप अगर 1 से लेकर 25 तक पूछिए आज 15 को कुश्ती लगाता है। चल अब सबसे नहीं पूछे याद हमने करने सुनी बाकी ये का पीछे से याद है आगे से हमको आगे 25 तक लगाता है लेकिन इसमें ठीक है बोलो तो भी भो तुम भो यार प्लीज वो अगर सुनाने का सुना लट्टा की तरह रहो, वन वर्ड तक याद है। दूसरा राउंड में जो क्वेश्चन पूछा गया था वन वर्ड क्वेश्चन, अब ना मुट्ठी बोलना, हम बोले बोलना स्टार्ट कर। ये दो वर्ड का सुने कौन सा पेट्रोगेट चले तो about the monarchy and Duma leaders Soviet leaders Soviet met in the same building. वो बोला है ना? when Soviet met in the same ये तुम क्या बोल? क्या बोल रही है तू? ये वाला रशिया वाला बोलते हैं सब तो रस गेम हो रहा है। 90s पूरा भांग खा लिया आ गई। ये वाला भी when Soviet वहीं पे डूमो मिला था, मेट पे मिला सेम सोफिया। दोनों अपने फदर कर दिए थे स्कूल अपने जाके। स्कूल का एग्जाम बताता क्या था? एक के क्लास में तीनों सेक्शन एक के अलग एक ही है नाइन्थ सब का एक के सेक्शन दो सेक्शन है तू तीनों का अरे ना मेरा उसका सेम है ये नानी है कौन? वो टीचर ये बीच वाला। कर लो ऐसा जो नया कल होगा उसके साथ डबल बोल रहे हैं बोलने पर नहीं मारे। मैं मारे सर कहाँ दर्द करने लगा 1 से 40 तक कल पूछेंगे।